वो किला जिसे मुगल और अंग्रेज कभी रणभूमि में नहीं जीत पाए, उसे एक माँ ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक रात में लांघ लिया था। रायगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वो अजेय सोच है जिसने इतिहास बदल दिया। चलिए जानते हैं रायगढ़ का वो सच जो किताबों में नहीं मिलता, और उस अदृश्य दरवाजे का राज जिसे देखकर आज भी विज्ञान हैरान है। जमीन से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर एक बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान है। और नीचे देखने पर सिर्फ गहरी खौफनाक खाइयां। बिल्कुल, जहां बादल भी नीचे तैर रहे हों। एक ऐसी ऊंचाई जहां आज भी अगर कोई खड़ा हो जाए तो तेज हवाओं से पैर डगमगाने लगते हैं। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बसाई गई ये जगह महज एक सैन्य चौकी नहीं थी। हाँ, बल्कि ये एक धड़कता हुआ शहर था जहां राजमहल, बाजार और हजारों की आबादी एक साथ रहती। और शुरुआत अगर हम इसके स्थान से करें ना, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की उस विशेष चोटी का चुनाव कोई संयोग नहीं था। ये एक प्राकृतिक वॉच टावर की तरह काम करता था। समझ रही हूँ। उस ऊंचाई से मीलों दूर तक हर दिशा में नजर रखी जा सकती थी। अरे वाह! अगर दुश्मन की सेना 2 दिन की दूरी पर भी है ना, तो धूल के गुबार से ही उसका पता लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर ऊंचाई पर होने से सबको देखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि दुश्मन भी मीलों दूर से राजधानी को देख सकता है। हाँ, ये तो है। उसे पता है कि शहर ऊपर है, तो फिर इसे महफूज कैसे रखा गया? मैंने पढ़ा है कि किले का मुख्य प्रवेश द्वार यानी महादरवाजा पहाड़ के नीचे से दिखाई ही नहीं देता था। बिल्कुल नहीं दिखता था। ये कैसे संभव है? मतलब क्या वो कोई जादुई दरवाजा था? अरे जादू नहीं, ये वास्तुकला का एक बहुत ही चतुर दृष्टि भ्रम था, यानी एक ऑप्टिकल इल्यूजन। अच्छा, कैसे? अगर हम महादरवाजे की बनावट को ध्यान से समझे तो दरवाजा सीधे दीवार में नहीं बना है। इसके दोनों तरफ 2 बेहद विशाल पत्थर के टावर हैं जिन्हें बुर्ज कहा जाता है। ये दोनों बुर्ज एक सीध में नहीं है, वे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब एक बुर्ज दूसरे से थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पहाड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर देखेगा तो उसे सिर्फ आगे वाला विशाल बुर्ज दिखाई देगा। ओह अच्छा, आगे वाला बुर्ज पीछे वाले बुर्ज और दरवाजे को पूरी तरह से ढक लेता है। सही बात, बिल्कुल। एक तरह से ये एक विशाल ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। दुश्मन को ये तो पता है कि उसे ऊपर जाना है, लेकिन उसे एंट्री पॉइंट नजर ही नहीं आता। क्या बात है! जब तक कोई बिल्कुल दरवाजे के सामने उन दोनों बुर्जों के बीच में नहीं पहुंच जाता, तब तक दरवाजा पूरी तरह से अदृश्य रहता है। ये तो सच में कमाल का मैकेनिज्म है। ये एक कीप यानी फनल की तरह है जिसके अंदर कोई चीज छिपी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि दुश्मन को रास्ता मिल गया। ठीक है, मान लिया। उसने दरवाजा ढूंढ भी लिया। फिर क्या? वो एक भारी लकड़ी का लट्ठा, जिसे बैटरिंग रैम कहते हैं, या फिर हाथियों को लेकर दरवाजा तोड़ तो सकता है ना। और यहीं पर उनकी डिफेंस इंजीनियरिंग का दूसरा चरण काम आता है। अच्छा। दरवाजे तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो एकदम सीधा नहीं है। वो एक बहुत ही तीखा और संकरा घुमावदार रास्ता है, जैसे पहाड़ों पर हेयरपिन बेंड होता है। बिल्कुल वैसा ही। और इसका दरवाजा तोड़ने से सीधा संबंध है। वो कैसे? भौतिक विज्ञान। अगर किसी मजबूत दरवाजे को भारी लट्ठे या हाथियों की टक्कर से तोड़ना है तो मोमेंटम यानी गति की बहुत जरूरत होती है। हाँ, जाहिर है। और गति बनाने के लिए पीछे से दौड़कर आने के लिए एक सीधा और लंबा रास्ता चाहिए। ओह, अब मैं समझी। क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने एक तीखा मोड़ है, तो दुश्मन को वहां अपनी गति एकदम धीमी करनी ही पड़ेगी। ठीक कहा। हाथी या सेना दौड़कर आ ही नहीं सकती, मोड़ मुड़ते ही दरवाजा आ जाता है। मतलब गति एकदम शून्य हो जाती है। हाँ, और शून्य गति के साथ उस महादरवाजे को खरोच भी नहीं आ सकती। कमाल है। और उसी समय उन दोनों ओवरलैपिंग बुर्जों के ऊपर से किले के सैनिक उबलता हुआ तेल, पत्थर या तीर आसानी से बरसा सकते हैं। दुश्मन वहां उस संकरी जगह में पूरी तरह से फंस जाता है। ये तो कंट्रोल्ड एक्सेस का मास्टर क्लास है। मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली इंजीनियरिंग है ना? आप दुश्मन को सिर्फ रोक नहीं रहे हैं, बल्कि आप उनके भौतिक विज्ञान को, उनकी गति को अपने डिजाइन से हरा रहे हैं। एकदम सही बात है। लेकिन चलिए, सुरक्षा की बात तो हो गई। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, ये समझ आ गया। पर अंदर जो हजारों लोग रह रहे हैं, उनका क्या? मेरा मतलब है 3000 फीट की ऊंचाई पर एक पूरे शहर का अस्तित्व। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक संदेह है। क्या संदेह है, बताइए। उस ऊंचाई पर पानी कहाँ से आएगा? इसका समाधान नीचे से पानी ऊपर ले जाने में नहीं था। तो फिर? समाधान था ऊपर गिरने वाले पानी को वहीं रोक लेने में।
रायगढ़ में बारिश के पानी को सहेजने के लिए 20 से अधिक विशाल जलाशय बनाए गए थे, जैसे गंगा सागर और हाथी तालाब। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकिए। बारिश का पानी इकट्ठा करना तो समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र की गर्मी बहुत भयंकर होती है। बिल्कुल होती है। चिलचिलाती धूप में इतनी ऊंचाई पर उन जलाशयों का पानी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से उड़ क्यों नहीं जाता था? क्या एक बारिश का पानी सच में पूरे साल हजारों लोगों के लिए बच सकता है? बहुत ही शानदार तकनीकी नुक्ता पकड़ा है आपने। वाष्पीकरण तभी तेजी से होता है जब पानी का सरफेस एरिया यानी सतह का फैलाव ज्यादा हो और गहराई कम हो। हाँ, विज्ञान तो यही कहता है। लेकिन ये जलाशय कोई आम उथले तालाब नहीं थे, ये पहाड़ की बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाए गए बेहद गहरे कुंड थे। अच्छा, तो क्योंकि वे बहुत गहरे थे इसलिए पानी की ऊपरी सतह कम थी और गहराई ज्यादा होने से पानी नीचे ठंडा रहता था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गड्ढे खोदे क्यों गए थे पता है? क्यों? किले की विशाल दीवारों, राजमहल और बाजारों को बनाने के लिए जाहिर है कि बहुत सारे पत्थरों की जरूरत थी। हाँ। गहरे गड्ढे बने, उन्हें मिट्टी से भरने के बजाय उनकी साफ सफाई करके उन्हें जलाशयों में बदल दिया गया। अरे वाह, ये तो 17वीं सदी का अल्टीमेट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट हुआ है ना? कमाल का आइडिया। मतलब निर्माण के दौरान जो चीज कचरा या खाली गड्ढा मानी जाती है, उसी ने उस शहर को पानी देकर जीवन दे दिया। एक ही तीर से दो शिकार हो गए। बिल्कुल, पत्थर का पत्थर मिल गया और पानी का टैंक भी बन गया। बेसाल्ट चट्टान की खासियत ये भी है कि ये नॉन पोरस होती है, यानी इसमें से पानी रिसकर जमीन के अंदर नहीं जाता। क्या बात है। और रायगढ़ के निर्माताओं की विज्ञान की समझ सिर्फ पानी और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा, और क्या था? अगर हम राज दरबार, जिसे हम मुख्य दरबार कहते हैं, उसके ध्वनि विज्ञान यानी अकॉस्टिक्स की बात करें तो वो आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स को भी हैरत में डाल देता है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। दावा किया जाता है कि राज सिंहासन से बोली गई सामान्य आवाज दरबार के आखिरी छोर तक बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। हाँ, बिल्कुल सच है ये। पर बिना माइक और स्पीकर के ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया? नहीं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पूरी तरह से ध्वनि तरंगों का गणित है। वो कैसे? जैसा कि हमने बात की, पूरा किला बेसाल्ट चट्टान से बना है। बेसाल्ट पत्थर ध्वनि को सोखता नहीं है, बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने सिंहासन के ऊपर एक विशिष्ट आकार की छतरी या गुंबद बनाया जो एक साउंड बोर्ड की तरह काम करता था। साउंड बोर्ड? जब राजा बोलते थे तो ध्वनि तरंगे उस गुंबद से टकराकर बिखरने के बजाय एक सीधी रेखा में सामने की तरफ धकेली जाती। इसके अलावा दरबार की दीवारों और फर्श के पत्थरों को बहुत ही सटीक कोण पे लगाया गया था ताकि गूंज ना बने। बिल्कुल। ये कौन सुनिश्चित करते थे कि आवाज की गूंज एक दूसरे से टकराकर शोर न बने, बल्कि वो सुनने वालों की तरफ आगे बढ़े। अद्भुत। उन्होंने दरबार को एक तरह के ओपन एयर एम्फीथिएटर की तरह डिजाइन किया था, जहां हवा का प्रवाह भी आवाज को आगे ले जाने में मदद करता था। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। वे लोग पत्थरों के साथ भौतिक विज्ञान का खेल खेल रहे थे। सही कहा। महादरवाजे का दृष्टि भ्रम, फिर दरवाजे पर गति का नियंत्रण, वाष्पीकरण को मात देने वाले गहरे जलाशय और पत्थरों से बना एक अकूस्टिक सिस्टम। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये किला एक अभेद्य मशीन था जिसे कोई इंसान नहीं भेद सकता। संरचनात्मक रूप से हाँ, ये पूरी तरह अभेद्य था। लेकिन कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें एक चीज हमेशा अप्रत्याशित होती है। और वो क्या है? इंसानी भावना। इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जो बताती है कि इस किले की एक दरार वास्तुकला में नहीं बल्कि इंसानी जज्बे में थी। आप हिरकनी की कहानी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही कहानी। ये कहानी सच में बहुत भावुक करने वाली है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, बल्कि मानवीय साहस की एक ऐसी दास्तान है जो अंदर तक छू लेती है। बिल्कुल। हिरकनी एक आम महिला थी जो रोज नीचे गांव से रायगढ़ किले में दूध बेचने आती थी। इस अजय किले का एक लौह नियम था कि सूरज ढलते ही नगाड़े बजेंगे और महादरवाजा बंद कर दिया जाएगा। हाँ, और उसके बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो दरवाजा अगली सुबह ही खुलेगा। सैन्य अनुशासन के लिए जरूरी भी था। बिल्कुल, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता था। सही बात है। लेकिन एक दिन दूध बेचने में हिरकनी को थोड़ी देर हो गई। जब तक वो भागती हुई महादरवाजे पर पहुंची, दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने पहरेदारों से बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई। उसने बताया कि उसका छोटा सा बच्चा नीचे गांव में अकेला है और वो भूखा होगा। लेकिन नियम तो नियम थे। हाँ, पहरेदार मजबूर थे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का गुप्त अंधेरा, पहाड़ पर सन्नाटा, नीचे हजारों फीट गहरी खाई जहां दिन में भी देखने पर चक्कर आ जाए, और एक अकेली माँ
अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। कैसा टकराव? एक तरफ है उस समय की सबसे बेहतरीन मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ है एक माँ की तड़प जो कह रही है कि मुझे जाना ही होगा। और उस रात वो तड़प जीत गई। बिल्कुल। हिरकणी ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए आत्महत्या से कम नहीं था। उसने महादरवाजे से जाने के बजाय किले की उस खतरनाक लगभग सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरने का फैसला किया, जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। हाँ, सिर्फ नुकीले पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं। वो नंगे पैर अंधेरे में पत्थरों को पकड़ पकड़ कर नीचे उतरी। सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये घटना इतिहास में बहुत प्रमुखता से दर्ज है, और जब अगली सुबह ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को बताई गई तो यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हुआ? एक क्रूर शासक होता तो शायद नियम तोड़ने के लिए उसे कड़ी सजा देता, लेकिन उन्हें क्या किया? उन्होंने ना तो पहरेदारों को सजा दी और ना ही हिरकणी को, बल्कि उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और उसके साहस का बहुत सम्मान किया। और सिर्फ सम्मान तक ही सीमित नहीं रहे। उस महान शासक ने एक दूरदर्शी इंजीनियर की तरह सोचा। अच्छा? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जिस रास्ते से ये महिला रात के अंधेरे में नीचे उतर सकती है, कल को उसी रास्ते से कोई चतुर दुश्मन ऊपर भी आ सकता है। अरे हाँ, ये तो बहुत गहरी सोच थी। बिल्कुल। इसलिए उस जगह पर किले की सुरक्षा को और पुख्ता किया गया और वहाँ एक नया बुर्ज बनाया गया, जिसे आज हम हिरकणी बुर्ज के नाम से जानते हैं। जी हाँ। ये बुर्ज आज भी रायगढ़ में मौजूद है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और वास्तुकला का नहीं, बल्कि आम लोगों के असाधारण साहस का भी होता है। सही कहा। अगर हम पूरे इतिहास को खंगालें तो सीधे आमने सामने के युद्ध में रायगढ़ को कभी जीता ही नहीं जा सका। मतलब कोई डायरेक्ट असॉल्ट कभी सफल नहीं हुआ। कभी नहीं। कोई भी सेना कभी उस महादरवाजे को तोड़कर या पहाड़ चढ़कर इस किले पर कब्जा नहीं कर पाई। ये तो बहुत बड़ी बात है। इतिहास गवाह है कि जब भी ये किला गिरा या किसी और के कब्जे में गया तो उसके पीछे या तो अपनों का विश्वासघात था, अंदरूनी राजनीति थी, या फिर बहुत बाद में ऐतिहासिक संधियों के जरिए अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। लेकिन विशुद्ध सैन्य लड़ाई में इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग ने इसे हमेशा अजेय रखा। तो आज की हमारी इस चर्चा से हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? यही कि ये सिर्फ ईंट पत्थरों का कमाल नहीं था। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे उन्होंने दृष्टि भ्रम का इस्तेमाल करके दरवाजे को अदृश्य कर दिया, कैसे घुमावदार रास्तों से भौतिक विज्ञान के मोमेंटम को तोड़ा, कैसे उन कठोर बेसाल्ट चट्टानों को काटकर पानी के ऐसे गहरे जलाशय बनाए जिन्होंने भीषण गर्मी में भी हजारों लोगों को जीवन दिया, और कैसे ध्वनि विज्ञान को अपने राज दरबार का हिस्सा बनाया। ये सब हमें ये बताता है कि रायगढ़ प्रकृति के साथ तालमेल का एक जीता जागता उदाहरण था। बहुत खूब कहा। उन्होंने पहाड़ को नष्ट नहीं किया, उन्होंने पहाड़ के भूगोल को अपनी ढाल बनाया, पत्थरों को अपना घर बनाया और बारिश को अपना जीवन बना लिया। उनकी इंजीनियरिंग प्रकृति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ थी। रायगढ़ शुरू से ऐसा नहीं था। इसका पुराना नाम था रायरी, जिसे एक मजबूत राजधानी में बदला छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इस निर्माण में कुशल वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर का योगदान माना जाता है। क्यों चुना गया यह स्थान? दुश्मनों से दूरी, 3000 फीट ऊंचाई का नियंत्रण, सह्याद्री पर नज़र, लेकिन असली खासियत थी इसकी प्लानिंग। राजमहल, रानीवास, अनाज भंडार और प्रशासन, और एक पूरी तरह व्यवस्थित शहर। यहाँ की बाजार पेठ इतनी यूनिक थी कि घोड़े पर बैठे बैठे भी व्यापार हो सकता था। किले पर जगदीश्वर मंदिर है जहाँ शिवाजी महाराज पूजा करते थे, और एक जगह तकमाक टोक जहाँ से अपराधियों को दंड दिया जाता था। 1674 में यहीं उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ, सोने के सिंहासन पर गंगा जल से अभिषेक के साथ, जिसने स्वराज्य की आधिकारिक शुरुआत की। और 1680 में यही किला उनका अंतिम ठिकाना भी बना। ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।